नमस्कार और वेलकम बैक। यूएसए ने अपना फेज 2 वो शुरू कर दिया है मोदी जी को बाहर निकालने के लिए, यानी कि सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए एक डेंजरस गेम को भारत में शुरू कर दिया गया। जो अभी आप सुनने वाले हैं वो बहुत टेरिफाइंग है अगर आप नेशनलिस्ट हैं। जो टाइमलाइंस हैं इवेंट्स की वो आपको बताती हैं कुछ अनप्रेसिडेंटेड वो होने वाला है। नाउ फ्रॉम द क्यूज विच आर कमिंग यू विल कम टू नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। डिप्लोमेटिक प्रेशर हमारे ऊपर डालने की कोशिश किया गया, वो वर्क नहीं किया। टैरिफ्स को लगाया, वो वर्क नहीं किया। ऑपोजिशन को गेम्स प्ले करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया गया भारत के अंदर, वो भी फेल हो गया। जितने स्टूचिस थे अमेरिका के, वो राहुल गांधी हो, वो केजरीवाल हो, वो सब कुछ फेल हो गया। तो सिविल अनरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, ये आपको दिखता है। लेकिन जो आगे आने वाला है वो और भी ज्यादा वो खतरनाक है, क्योंकि अब ये आपकी इकोनॉमी के पीछे वे पड़ने वाले हैं, स्टॉक मार्केट के पीछे पड़ने वाले हैं। सैंक्शंस हमारी कंपनीज को किया जाएगा सिर्फ एक रीजन के कारण। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए, सिविल अनरेस्ट आप काबू कर लें, तब ये इकोनॉमी के पीछे लगते हैं ताकि मोदी जी को नीचे लेके आया जाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी झुकने का नाम वो लेते नहीं है इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट। कांग्रेस के टाइम पर इनको आदत थी वेस्ट वालों को कि जो भी आया वो झुकता रहा, और सोनिया गांधी इतनी बार झुकी कि राहुल गांधी पैदा हो गया। किस किस के सामने झुकी ये आज तक राहुल गांधी को पता नहीं लगा। तो अभी बड़ा सिंपल गेम है। जो आगे आने वाला है वो है एक्सट्रीम प्रेशर मोदी जी के ऊपर, ताकि इनको चारों खानों में इनको कॉर्नर किया जाए। दोस्तों, अमेरिका का काम करने का स्टाइल हमेशा ही सेम रहता है। अब मैं आपको टाइमलाइंस देता हूं कि टाइमलाइंस क्या है, और ये आपको पता लगेगा कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो ऑलरेडी भारत के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। रुपए के ऊपर प्रेशर है। भारत को अभी अमेरिका ने बोला कि आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसके ऊपर 200% का टैरिफ वो लगाया जाएगा। 200% का। वो भी कब? जब हम एक बहुत सेंसिटिव और डिफिकल्ट टाइम में से हम गुजर रहे हैं। मार्केट्स ताकि भारत में क्रैश हो, उसके बाद प्रेशर मोदी जी के ऊपर और पड़े, वो भी इन बिटवीन जब एक्सप्लोजिव एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, और उसके बाद आपके यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश में नेपाल के अंदर चाइना ने ऑलरेडी चीजों को एक्टिवेट कर दिया है भारत के खिलाफ, और उसके ऊपर ये इकोनॉमिक प्रेशर वो भी अभी आगे पीछे भी हो सकता था। जियो पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग, दो क्वेश्चन के, वाई एंड वाई नाउ। अगर आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, आपको समझ आएगा कि आगे गेम कौन सा चलने वाला है। लेकिन आपको उसको देखने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये सारा गेम शुरू कहां से हुआ? 4 दिन पहले अभी दिल्ली में कुछ भी था नहीं, डिप्के के पास 3 या 4 लोग थे, लेकिन उससे 2 दिन पहले यूएसए के एम्बेसी क्वाइटली एक मूव करती है। वो अपने अमेरिकन सिटीजन्स को वार्न करती है कि आप न्यू दिल्ली के कैपिटल में 20 और 21 तारीख को आप अंदर मत एंटर करना, अपने घरों में से बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पहला ये है, इनको पता कैसे था कि 20-21 को क्या होने वाला है? और एकदम से आपको जो हमारा मीडिया है, अभी कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, दंगे शुरू हो गए, यहां पे डंडे लग रहे हैं, जबकि अभी डंडे पड़ने शुरू हुए नहीं थे। हमारी मीडिया को पता कैसे था कि डंडे पड़ने वाले हैं, वहां पर पत्थरबाजी होगी, जबकि पत्थरबाजी अभी शुरू नहीं हुई थी। ये दूसरा क्यों है। तीसरा एक और, सारा ऑपोजिशन, ये हारे हुए कारतूस, ये एकदम से वहां पर मंच पे पहुंचना शुरू कर दिया। किसने बोला उनको वहां पे पहुंचने के लिए? और सबसे पहले जो आदमी वहां पे पहुंचा वो था कंजरवाल, वही अमेरिका का एक पेड एक्टर। अब देखिए, जब से कंजरवाल वहां पे आया है उसके बाद जो कुछ वहां पे एक दंगे करवाने के लिए जो सामान चाहिए था वो वहां पे पहुंचाया गया। वैसे ही जैसे दिल्ली में जब कंजरवाल की सरकार थी तो शाहीन बाग में हर चीज को पहुंचाया गया, किसान आंदोलन में हर चीज को पहुंचाया गया। आज वही चीजें इन्होंने स्टूडेंट्स के आंदोलन में शुरू कर दी। ये सब कुछ यानी कि एक प्री डेस्टाइंड एक पूरा प्लान था, एक बिल्डअप करने के लिए आग को। तो ये जो सो कॉल्ड कॉकरोच प्रोटेस्ट हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों। ये ऑर्गेनिक एक्सप्लोजन ऑफ सिविल अनरेस्ट नहीं है, ये अनऑर्गेनिक है और परफेक्टली टाइम्ड है, हाईली कोऑर्डिनेटेड एक वेपन की तरह इसे यूज किया गया। जो आज आप वॉच कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक सैबोटाज है, जो साउथ एशिया में पहले अमेरिका ने किया, आज वो भारत में कर रहा है। और आर्किटेक्ट जो है इनके सारे चीजों के, वो हाइड कर रहे हैं शैडोज के अंदर, और आर्किटेक्ट एक ही है, वो है यूएसए। चाइना तो अपने सिर्फ बहती गंगा में आज हाथ वो अपने साफ करने की कोशिश कर रहा है।
मैंने पहले बोला था वो आपके आसपास की कंट्रीज को अपने पाले में करेगा। उन्होंने नेपाल को और बांग्लादेश को ऑलरेडी कर लिया। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं आपको पता लगेगा, मैंने डिटेल में वो चीजें बताई हैं जो इंडियन मीडिया कभी नहीं बताएगा। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं चाइना में बैठा हूं, मेरे पास थिंक टैंक्स की चीजें मेरे पास आती हैं। अब आपको दिखेगा, या आप सोच रहे होंगे कि जो राइट्स हैं भारत में, वो जो राइट्स हैं वही सेम चीज तो इन्होंने बांग्लादेश में करी थी। भाई आप सोच के देखिए, रजीम चेंज इन्होंने बांग्लादेश में करवा दिया और उसी टाइम पर आपके ऊपर 200% का टैरिफ इन्होंने कहां पर, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। राइट्स एक तरफ, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया दूसरी तरफ, अपोजिशन पार्टीज एक तरफ, किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो गया और उसके बीच में 200% का टैरिफ। आपको लगता है ये सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं? ये अगर आपको लगता है, दैट मीन्स यू आर मिसिंग द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल ट्रैप और 21st सेंचुरी। आप प्लीज कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। जो पिक्चर इमर्ज होगी वो चिलिंग है। बहुत डिफिकल्ट टाइम भारत के लिए क्रिएट करने की वो कोशिश की जा रही है थ्रू जंगल राज। जंगल राज ये है जहां पर अमेरिका को ना तो शर्म है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका का खुद का जो एम्पायर है वो फेड आउट हो रहा है। वो छोटे से ईरान के साथ इतने 4-5 महीने से वो लड़ता जा रहा है। वेनेजुला में गए, आधे घंटे में गेम खत्म कर दी। ईरान में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी जो पावर है एम्पायर की वो फेड आउट हो रही है। ये अपने सर्वाइवल के लिए अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भारत जो राइज कर रहा है इसको क्रश करना जरूरी है, क्योंकि जो गलती हमने चाइना के साथ करी थी हमने वो भारत के साथ नहीं करनी। अब इसके क्यूज आपको पता लगते हैं जियोपॉलिटिक्स में कि आपके आसपास हुआ क्या। अगर आप अपने नेबरहुड के अंदर देखें तो अमेरिका ने एक्टिवली एक चीज करा, भारत के बॉर्डर्स के ऊपर आग लगानी शुरू कर दी है। 2 कंट्रीज को एक्टिवेट कर दिया। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट जो कि भारत के साथ मिलकर अपनी कंट्री की तरक्की कर रही है और हमारे साथ मिलकर वो हमारी तरक्की भी कर रहे थे, उसको ट्रेजिकली ऑर्गेनिक, यही सो कॉल्ड स्टूडेंट अपराइजिंग के थ्रू उसको गिरवा दिया गया। ये बोला गया कि स्टूडेंट्स दुखी थे इसलिए गवर्नमेंट को गिरवाया। इट वॉज अ लाई। ये टेक्स्ट बुक कलर रेवोल्यूशन ऐसे ही करवाते हैं। रजीम चेंज की मशीनरी को एक्टिवेट किया गया और शेख हसीना की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने वेस्ट की पावर्स की बातें मानने से इंकार कर दिया था। सेंट मार्टिन आइलैंड की स्टोरी आपको मालूम है। यूएसए को चाहता क्या था? यूएसए वांटेड अ मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश, ताकि वहां से वो भारत को भी काउंटर करे और चाइना को भी काउंटर करे और दोनों को आपस में वो लड़ाए, ताकि हम और चाइना वहां पे लड़ते रहे फॉर अमेरिका। दे वांटेड अ चोक होल्ड, ताकि कभी वो बांग्लादेश के थ्रू भारत को तंग करेंगे, कभी मलक्का स्टेट को जो रूट है चाइना का उसको ब्लॉक कर देंगे। नाम आएगा भारत ने ब्लॉक कर दिया और लड़ाई हमारी और चाइना के बीच में वो करवा देंगे। वैसे ही जैसे आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका ने करवाई है। जब शेख हसीना ने भारत के साथ मिलकर उसने झुकने से मना कर दिया तो उसकी गवर्नमेंट को आग लगाकर उसको खत्म कर दिया गया और आज बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बिठा दी गई है जो कि हॉस्टाइल है, जिहादियों की गवर्नमेंट है भारत के बॉर्डर के पास, एक पपेट स्टेट जिसको कंट्रोल करता है वॉशिंगटन। अब ये तो हो गया ईस्टर्न पार्ट के ऊपर जहां पर वो हर रोज जिहाद की बातें करते हैं भारत के साथ। शेख हसीना के टाइम पर तो ये बातें हो नहीं रही थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या करता है। पाकिस्तान कह दिया, अमेरिका वो कंट्री है जो दुनिया को डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देते हैं और खुद क्या करते हैं, जहां पर इनके फेवरेट डेमोक्रेसी की कंट्री में जो फेवरेट इनकी जो गवर्नमेंट नहीं होती उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। आप सोच के देखिए, एग्रेसिवली वो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री के प्रॉक्सीज हैं उसको इन्होंने रीसर्फेस करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में आप देखिए, वॉशिंगटन पिछले 5-6 साल से वो प्रिटेंड कर रहा था कि उनकी जो साउथ एशिया की पॉलिसी है वो चेंज हो गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ क्रिएट कर लिया, ये हमें बोला गया, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ था। यूएसए ओपनली हमेशा टिल्ट रहा है, हमेशा इस्लामाबाद के पास। अब देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान को 300 या 400 मिलियन डॉलर का सिक्योरिटी पैकेज दे दिया, अपग्रेड किया है उनके F-16 फाइटर जेट्स को। आपको लगता है कि ये जो सारा का सारा जो ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस हैं ये पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए? नॉट एट ऑल। इसका कुछ भी रीजनल स्टेबिलिटी से लेना देना ही नहीं है। जैसे बांग्लादेश को एक्टिवेट किया गया है आपके खिलाफ, वही चीज की जा रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनको एनेबल किया जा रहा है आपसे लड़ने के लिए। ये फ्यूल अप किया जा रहा है एक प्रॉक्सी वॉर को भारत के खिलाफ।
प्लस अमेरिका के जो वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे वो सारे मिरेक्युलसली आपको पाकिस्तान के जो उग्रवादी हैं उनके हाथों में आजकल दिखाई देते हैं। ये जो रिसर्जेंस है हेवली आर्म्ड पाकिस्तान की, ये वॉशिंगटन का परफेक्ट टूल है भारत को ब्लीड करने के लिए ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से। अब आज क्या हो रहा है, क्योंकि जो ग्रैंड स्ट्रेटजी कंटेनमेंट की है वो ऑफिशियली शिफ्ट हो चुकी है अमेरिका की। जो यूएसए के ऑफिशियल्स हैं वो ओपनली एडमिट करते हैं कि उनका सबसे बड़ा फियर ये है कि जो चाइना ने राइज करने के बाद आज आंखें दिखा रहा है अमेरिका को, कहीं भारत ये कुछ ना करना लग जाए। इसलिए वो भारत को डेवलप होना नहीं देखना चाहते, ताकि कहीं भारत एक अनस्टॉपेबल इकोनॉमिक सुपर पावर वो बनना जाए। मोदी जी उनके हाथ रास्ते में खड़े हैं, इनको रिमूव करना इसलिए अमेरिका की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुका है। वो चाहते हैं भारत एक जूनियर पार्टनर वो बनकर रहे, ना कि इक्वल बनकर। दोस्तों, दे हैव गॉन सो फार कि अब तो उन्होंने भारत को अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका ने रिसेंटली एक सिस्टमेटिकली एक वर्ड को रिमूव कर दिया, वो था इंडो पैसिफिक में से इंडो वर्ड को बाहर निकाल दिया। ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये डेलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड एक सिग्नल है। अमेरिका सिग्नल क्या दे रहा है आपको कि आप एक पार्टनर नहीं हैं, आप सिर्फ एक राइवल हैं, जो कि इनकी अमेरिका की फेडिंग हेजेमनी को आप थ्रेटन करने की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए आपको राइज करते हुए वो देखना चाहते नहीं, आपको स्टॉप कैसे करेंगे। हाउ डू यू स्टॉप अ राइजिंग इकोनॉमिक जायंट। आप उसके पिलर्स को अटैक करना शुरू करते हैं। पहले क्या किया, मोदी चोर है, 2 राफेल में चोरी कर ली। ये टिपिकल एक तरीका है आपके ऊपर एलिगेशन लगाने का। उसके बाद दोबारा आया कि उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी कॉम्प्रोमाइज हैं। ये दूसरा अटैक था। ये है पिलर्स ऑफ द कंट्री। फिर इलेक्शन कमीशन को इन्होंने बोल दिया कि वोट चोरी हो गई। उसके बाद आते हैं टैरिफ्स। पहले सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर के बाद टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स। अब अमेरिका क्या कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि आपके वीज़ास को बंद किया जाएगा, आपको H1 वीज़ा नहीं दिया जाएगा, टैलेंट पाइपलाइन को बंद किया जाएगा और उसके ऊपर 200% का टैरिफ आपके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, वो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया को हम सप्लाई कर रहे हैं अफोर्डेबल लाइफ जेनेटिक ड्रग्स पूरे दुनिया को। और ये टैरिफ्स हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं एक ही चीज़ के कारण, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट और आपकी इंडस्ट्री जो कि थ्राइव कर रही है उसमें एब्सोल्यूट पैनिक वो क्रिएट करना शुरू कर जाए। दोस्तों, ये डायरेक्ट असॉल्ट है, डायरेक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और फोर्स किया जा रहा है हमारी कंपनीज को कि वो अमेरिका में या कहीं और वो रिलोकेट वो होना शुरू हो जाए। इससे एक ही नुकसान होगा, अमेरिका की जो पब्लिक है वो हर्ट होगी, लेकिन अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत में इंडस्ट्री बंद हो रही है, अमेरिका में दवाइयाँ महंगी हो जाएगी। दे डू नॉट केयर। वो सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज है उनके लिए कि दवाइयाँ वहाँ पर महंगी हो रही हैं। जो असली मकसद है वो है मोदी जी को सत्ता से हटाना, वो है कि भारत को इनकी औकात में रखना कि कहीं ये राइज ना कर जाए। तो इसलिए जो टैरिफ्स हैं वो तो सिर्फ बिगनिंग है। जो 200% का टैरिफ आपके ऊपर लगाया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज़ टाइमिंग के हिसाब से वो परफेक्टली अमेरिका करता जा रहा है, परफेक्टली फॉर देम नॉट फॉर अस। जो रियल वॉर है वो अभी ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है ऑन द इंडियन सॉइल। अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को, जो इंडियन इकोनॉमी को जो सर्ज कर रही है थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इन्फ्लेशन के अंदर जब पूरे दुनिया में पंगा पड़ा है, भारत की इकोनॉमी राइज कर रही है, अमेरिका कैसे देख सकता है कि आप राइज करें, वो भी इंडिपेंडेंटली। आप अमेरिका के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं लेके जा रहे जैसे चाइना कर रहा है। आप इंडिपेंडेंटली इस काम को कर रहे हैं। कभी आप ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर काम करते हैं, कभी आप रशियन ऑयल खरीदने के बाद आपने भारत की तरक्की को आपने रुकने नहीं दिया। वॉशिंगटन ने आपके ऊपर इमेंस प्रेशर, रिलेंटलेस डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करी कि आप रशिया का तेल बंद कर दें, आप ब्रिक्स में से बाहर निकल जाएं, आप ग्लोबल साउथ की बात करनी आप बंद कर दें। हमने हर चीज़ के लिए मना किया। उन्होंने आखिर में बोला हमारे से आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आप एटलीस्ट वो तो खरीद लो, आप F-35 खरीद लो। हमने उसके लिए भी मना कर दिया। वी स्टूड अवर ग्राउंड टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड अवर पीपल। डिप्लोमेटिक प्रेशर फेल हो गया तो पूरा का पूरा जो एम्पायर है अमेरिका का, उन्होंने फेज 2 में अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर दिया। सिविल राइट्स क्रिएट कर दिए ओवरनाइट। आप सोच के देखिए, 3 या 4 डिस्टिंक्ट डोमेस्टिक फोर्सेस हैं, उसको एक्टिवेट किया गया है। खालिस्तानियों को, स्टूडेंट्स को, ऑपोजिशन को, और कोर्ट हमारी जो है बिके हुए जजेस वो क्या बोलते हैं, हमारे पास ना वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। केजरीवाल का केस जब आया था तो 5 दिन लगातार 8-8 घंटे की हियरिंग की गई।
तब टाइम था हर चीज को देखने का। लेकिन अब जो कॉकरोच खुद क्रिएट करे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आज बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये अनलीश किया जा रहा है एक कोऑर्डिनेटेड वे से, एक वायलेंट पूरा सिस्टम, ताकि नेशन को पैरालाइज किया जाए। दोस्तों ये सब स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग नहीं है, एक शेड्यूल्ड डिसरप्शन है, जो पहले मैं बोल रहा था आपको कि ये होके रहेगा, और वो हो गया। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट इज इवन मोर टेरिफाइंग। सिविल अनरेस्ट तो सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। जो फेज 3 है वो है इकोनॉमिक सुनामी, जो हमारे देश में लेके आने की कोशिश की जाएगी। जो अगली मूव होगी वो हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर। आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। एक आर्टिफिशियल ब्लड बैथ वो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। कैसे? वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस अब लॉन्च करेंगे विशियस शॉर्ट सेलिंग के कैंपेन, जैसे पहले अदानी के ऊपर किया गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और पूरे जो है शॉर्ट सेलिंग में पैसे बना लिए। अब देखेंगे सडनली फैब्रिकेटेड अनोनिमस अब रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी ग्लोबल मीडिया के अंदर, जहां पर टारगेट किया जाएगा हमारे जो बड़े बड़े इंडियन जायंट्स हैं उसको, ताकि उनकी इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए। और जैसे ही वो काम होगा तो भारत में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट वैल्यू है वो रिमूव होने वाली है। सैंक्शंस जो हैं इंडियन कंपनीज के ऊपर वो आने वाले हैं, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं। वी विल सी इमेंस आर्टिफिशियल प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा हमारे वैल्यू ऑफ रुपी को क्रश करने के लिए। ये करना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मनी है वो देश को छोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाए, ताकि देश के अंदर एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो। दे वॉन्ट इंडियन ग्रोथ स्टोरी टू एंड, और ये इकोनॉमिक ब्लड बाथ अब ये करके छोड़ेंगे। ये है मल्टीपल फ्रंट वॉर। आप कॉकरोचों को देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गटर के बीच में कॉकरोच तो बाहर निकाल दिए, लेकिन गटर में कोई और बैठा है जो इनको आगे कर रहा है। वो गटर में बैठकर वो काम कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, बॉर्डर के ऊपर इंस्टेबिलिटी, डोमेस्टिक राइट्स, इकोनॉमिक सैबोटाज, ये है मल्टीपल फ्रंट वॉर जो गटर में से अमेरिका बैठकर आपके खिलाफ कर रहा है। जो भारत है, भारत दोस्तों क्या कर रहा है? जो गवर्नमेंट है उसे दिखता है कि क्या हो रहा है। बेवकूफ नहीं है गवर्नमेंट हमारी। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि ये जो स्टॉर्म है इसको हिट कैसे करना है। डिफेंसिव जो हमारे मेजर्स हैं वो ऑलरेडी हमने अपने आप को डिफेंड करने के भी हमने चीज़ों को हमने इन मोशन कर दिया। डिफेंस भी है और अटैक भी है, दोनों चीज़ें अग्रेसिवली अब की जाएगी। जो गवर्नमेंट है वो अग्रेसिवली एक डाइवर्जन का काम कर रही है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। हमने अपनी डिपेंडेंसी को ऑलरेडी रिड्यूस करना शुरू कर दिया है वेस्टर्न फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट जो सिक्योरिटी है हमारी एनर्जी की, उसको हमने सिक्योर करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? रशिया से 50% तेल हमारा आ रहा है, मिडल ईस्ट से 30 से 40% आ रहा है, बाकी वेनेजुएला और अमेरिका से हम खरीदते जा रहे हैं इनको खुश करने के लिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमने हेवीली फोर्टिफाई कर दिया। कैसे? ग्लोबल साउथ है उसको एक्टिवेट कर दिया, अफ्रीका को कर दिया, इवन की साउथ ईस्ट एशिया को हमने एक्टिवेट कर दिया। एक ऑल्टरनेट मार्केट्स को हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन की यूके और यूरोप हमने खड़ा कर लिया है। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो अल्टीमेटली अपने स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर रोज वो काम कर रहे हैं, ताकि फॉरेन के अटैक्स हमारे ऊपर ना हो। गवर्नमेंट को मालूम है कि क्या किया जा रहा है, इसलिए वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। ये सारे के सारे जो फॉरेन के फंडेड नेटवर्क्स हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर आप देखें जो ये एनजीओज हैं उनकी एफसीआरए का लाइसेंस जब कैंसिल होना शुरू हो गया, उसमें सबसे पहला नाम था सोनम वांगचुक का। ये आदमी वो है जो बाहर से पैसा लेते हुए लद्दाख के बच्चों को बेवकूफ बनाता रहा, फेक डिग्रियां उनको इशू करता रहा, और बच्चों का फ्यूचर को इस बंदे ने खराब किया उसी एनजीओ के थ्रू। और इसलिए जब इसकी फंडिंग बंद हो गई तो वहां पे अनशन पे बैठ गया। दोस्तों क्रैकडाउन आपने शुरू किया एनजीओज के ऊपर, और एनजीओज में पैसे कौन दे रहा है? यही अमेरिका का डीप स्टेट। हम विटनेस कर रहे हैं एक हार्ड सेल्फ रिलायंट भारत जो रिफ्यूज करता है कि आप मुझे बुली नहीं कर सकते। और यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए हथियार दे रहा है पाकिस्तान को, उसको एम्बोल्डन किया जा रहा है। वो टॉर्च कर रहे हैं बांग्लादेश को, और वो क्या कर रहे हैं? यहां पर पीस बाय पीस मैनिपुलेट किया जा रहा है हमारी मार्केट को, हमारे यूथ को। दोस्तों इस तरह से ये कंट्री को ब्रेक करने की ये कोशिश करते हैं हमेशा ही। और लेकिन हमें भी जो गेम है वो समझ आ रही है। जो वो दिन चले गए जब हम वेस्ट के सामने, इनके डिक्टेशन के सामने हम झुकते थे, वो परमानेंटली मोदी जी ने खत्म कर दिया। जो आर्किटेक्ट है दुनिया में क्योस क्रिएट करने का वो है अमेरिका। वो अपना कंट्रोल वो लूज करता जा रहा है मोदी जी के सामने। दुनिया वॉच कर रही है, मैं वॉच कर रहा हूं हर चीज के ऊपर। अगर आप कनेक्ट करेंगे इन डॉट्स को,
आपको समझ आएगा कि आगे जाकर जो टाइम है वो डिफिकल्ट है। ये टाइम है जब हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, वरना एक बार मोदी जी गए, आप उसके बाद भागने का भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और जो फ्यूचर है वो हमेशा ही उसको बिलोंग करता है जो रिफ्यूज करता है सरेंडर करने से। और भाई 1000 साल से हमने आतंकियों का हमने मुकाबला किया, हमने सरेंडर नहीं किया। जिन्होंने सरेंडर किया था वो आज लेडीज की ड्रेस, मूछें कटवाकर, बकरी वाली दाढ़ी और सर के ऊपर बंदर वाली टोपी डालकर वो फिर रहे हैं। ये सरेंडर वाले कौम हैं। हम सनातनियों ने 1000 साल से ना सरेंडर किया और ना ही इस देश को सरेंडर होने देंगे। और उसके बीच में एक आदमी जिसने सरेंडर करना सीखा ही नहीं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए उसको हटाने की मुहिम अब और तेज डीप स्टेट की तरफ से की जाएगी। प्लीज ओपन योर आईज एंड कनेक्ट द डॉट्स। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।